हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th के एक नियम की जिसको हम कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज का नियम, है ना। बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। देखिए कैसा है कूलॉम का नियम, क्या कहता है। ये स्टेटमेंट है कूलॉम के नियम की। अभी इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं कूलॉम के नियम की बात करूँ, है ना, तो कूलॉम का नियम आप जानते हैं कि कूलॉम के नियम या कूलॉम का नियम कैसे निकला। तो आप लोग जानते होंगे कि जो दो बिंदु आवेश लूँगा या कोई मैं दो आवेश ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि कोई भी दो आवेश, है ना, कैसे हो जाते हैं। अगर मान के चलिए कि समान है, ठीक है, अगर वो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, समान आवेश वाले हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, या यदि वह क्या है, विजातीय है, सजातीय न होते हुए क्या है, विजातीय है, तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा तो कुछ ना कुछ बल लगेगा दोनों के बीच में, तो इसको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा बल होगा, कितना बल लगता है, यह ज्ञात किया किसने। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, चार्ल्स ऑगस्टाइन कूलॉम, है ना। क्या थे, चार्ल्स ऑगस्टाइन कूलॉम। ठीक है, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले क्या किया, कोई दो बिंदु आवेश लिया उन्होंने, और वो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया कि उनके बीच में कितना बल लगता है, उसका प्रयोग किया। इस प्रयोग को ही क्या किया गया, क्या कहा गया कि कूलॉम का नियम कहा गया। इसे हम कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। यह नियम की उत्पत्ति सन 1785 में, है ना, सन 1785 में हुई थी। तो चलिए चालू करते हैं कूलॉम का नियम, है ना। क्या कहता है कूलॉम का नियम बेटा, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कठिन नहीं है, इसके स्टेटमेंट को समझना है। क्या कहा, कहता है, देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको। कहता है कि अगर मान के चलिए हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है, अगर मैंने कहा एक बिंदु आवेश है Q1 और एक कहा Q2, इतनी बात समझ में आ गई। Q1 कहा और Q2 कहा, क्या बोलता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश दिख गए हमको, इनके बीच लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल उन आवेशों के बीच, यानी उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने कोई दो बिंदु आवेश लिया Q1 और Q2, अब इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने मिलाया तो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस होगी बेटा, वो होगी स्मॉल r। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, स्मॉल r होगी। ठीक है, बिंदु आवेश लिए Q1 Q2, इनके बीच की हमने स्मॉल r रिप्रेजेंट कर दी दूरी। अब देखिए, अगर मैं बल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो बल को इस प्रकार से मैंने इधर से इधर मिलाया, तो मैंने बल की दिशा इस दिशा में दर्शा दिया। क्यों, अब देखो ध्यान समझना, इस बात को समझो। क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये जो दो बिंदु स्थिर आवेश है इनके बीच लगने वाला जो ये बल है, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलॉम का नियम। और ये जो बल लगता है ना बेटा, ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसलिए इस दिशा में लिख दिया मैंने कि इधर से इधर मिलाया मैंने तो बल इधर की दिशा में लगेगा। यस, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, एक बात यहाँ पर और आ गई, ये बिंदु आवेश है ना, ये बिंदु आवेश कह दिया उसने, इस बिंदु आवेश के बारे में कहा। तो ये बिंदु आवेश एक्चुअल में है क्या, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बिंदु आवेश हम उन आवेशों को कहते हैं, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनके बीच की दूरी, है ना। अगर मैं एक बात कहूँ कि जिनकी, अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ, है ना, त्रिज्या, अगर इनकी त्रिज्या, इन बिंदु आवेशों की त्रिज्या इनके बीच की दूरी में क्या हो, बहुत ही अल्प हो या नगण्य हो, तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश क्या कहा मैंने कि अगर ये एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, अगर मैं इन दोनों आवेशों को मिलाता हूँ तो इनकी, अगर मैं त्रिज्या देखो, देखो इनकी जो आवेश की त्रिज्या देख लूँ, अगर इनकी त्रिज्या इनके बीच की दूरी के क्या हो जाए से, अगर बहुत ही छोटी हो जाए, अल्प हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो मैंने बता भी दिया एक बात और कि जो बल होगा F, वो कैसा होता है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना
Q1 व Q2 दो क्या है हमारे पास बिंदु यानी कि Q1 व Q2 आवेश, Q1 व Q2 यहाँ लिख दीजिए परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तब दोनों के बीच स्थित है वह ऐसा लिख सकते हैं, वह दोनों के बीच कार्य करने वाला बल कैपिटल F हो तो क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार। अब कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, तो कूलाम ने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2। F इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। और अब देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या कहा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वह हम कह सकते हैं कि F इज इनवर्स, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, ठीक है। F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। ठीक है। अगर मैं दोनों को मिलाकर लिखूं, दोनों को मिलाकर लिखने पर यदि हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। क्लियर, दोनों को अगर मिलाकर के लिखेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² होता है। और यदि मैं प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, ये लग जाता है इधर K क्या लग जाता है, एक नियतांक होता है Q1 Q2/r²। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। जहां पर K एक आनुपातिक नियतांक है, जहां पर जो K है वह एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर तथा इन दोनों आवेशों के बीच, है ना, कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, जो K का मान है मापन की पद्धति पर या फिर इन दोनों के बीच में कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं SI पद्धति में बात करूं, है ना, SI पद्धति में अगर मैं SI पद्धति की बात कर दूं तो SI पद्धति में एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर ये बिंदु आवेश या इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो कैसा हो जाए, वायु या निर्वात हो जाए। ठीक है, यदि इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब K का मान होता है, तब K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन बराबर होता है विद्युत की, है ना, या अपन कह सकते हैं कि माध्यम की कह दो, या निर्वात की लिख दो इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, जिसका मान आपको याद रखना है बेटा, तो मैं मान वगैरह बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मान को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं एप्सिलॉन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये भी बात याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। चलो, तब हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मैं वैल्यू को रख दूं। समीकरण नंबर 1 ये दिख रहा है हमको, क्या कहता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ पर,
तो होगा F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है देखो, K की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है बच्चा। इसके बाद देखिए हमको मालूम है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, या तो ये इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दो, इसको दे देते समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर सिंपल सी अगर हम आगे बढ़े, अगर मैं कहता हूं सेकेंड कंडीशन, इसमें सेकेंड कंडीशन कि यदि माध्यम, अगर माध्यम में क्या हो जाए, वायु या निर्वात माध्यम नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, माध्यम कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, वायु या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम हो, तब क्या होगा, तब याद रखना है, यानी वायु और निर्वात को छोड़ देना है, तब क्या देखेंगे, तब मैं बात करूंगा कि K का जो वैल्यू होता है बेटा 1/4πε, क्या होता है, 1/4πε होता है। ठीक है, जहां पर मैं एक बात ये कह देता हूं, जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 इंटू K होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 इंटू K होता है। तो हम अगर समीकरण नंबर 1 में इस मान को रखें तो देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो F इज इक्वल टू, देखो इस K की वैल्यू रख दूं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, या ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला था, इसको बोल दिया था 1/4π, और एप्सिलॉन को मैंने क्या कहा है, ε0 इंटू K कहा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं 2 पॉइंट तो होगा, एक वायु या निर्वात की स्थिति में, यदि वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो तब ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CGS पद्धति में, CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति की बात करें हम तो CGS पद्धति में बेटा, अगर ध्यान से समझिएगा, CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में, है ना, अगर वायु या निर्वात माध्यम है, कौन सा माध्यम है, वायु या निर्वात माध्यम है, तो क्या कंडीशन होती है वायु या निर्वात की स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति, फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूं, तो वायु या निर्वात में K इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1। तो समीकरण नंबर पुनः 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K का वैल्यू देखो तो 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ये वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा अन्य माध्यम हो जाए तब K की वैल्यू क्या होती है, तब अगर मैं बात करूं तब K की वैल्यू की बात कर देंगे, तब इसकी K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/K। ठीक है, तो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या होगा 1/K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना होगा। अब देखो यहीं पर आपका व्यंजक खत्म हो जाता है। वैसे व्यंजक इतना सारा बनाना नहीं पड़ता पेपर में आपको जो व्यंजक रहेगा वो यहाँ तक समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और यहाँ तक ला करके छोड़ देना, CGS पद्धति निकालने की जरूरत नहीं होती। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। कौन कौन सा, 1 2 3 या ये वाला हमारा 4 या 5, जो समीकरण नंबर 5 तक है, 1 2 3 4 और 5, यही आपके कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नोट रखने के लिए बात होती है या हमको याद रखने के लिए कुछ सिंबल्स है। जैसे मैंने एक बात छोड़ के रखा था आपके सामने कि ε0 एक विद्युतशीलता है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इससे संबंधित विकल्प आते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो देखो ε0 जो होती है वो क्या होता है बेटा, ε0 इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना। और ये क्या होता है, इसका जो इकाई होती है, इकाई क्या होती है, इसकी इकाई अगर हम देखें तो होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है बेटा, इकाई होती है। अब आपको ये याद रखना है कि इसका जो मान होता है इतना होता है, कभी पेपर में पूछ लिया तो। ठीक है, अब आपको ये इकाई देखो, इकाई कैसे निकालेंगे कि सर कभी इकाई आ गया तो इकाई कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए मैं इकाई कहाँ से निकालने वाला हूँ। फार्मूला देख लो ये वाला,
ठीक है। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कब, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर संबंधित। और ये फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाल लेंगे, बताओ जल्दी से, ये मात्रक निकालेंगे। देखो क्या होता है, फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन को ट्रांसफर करो इधर, तो एप्सिलॉन इधर आ गया, 1/4 पाई रहन दो इंटू ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4 पाई तो एक विमाहीन राशि होती है, छोड़ दो, नियतांक है, छोड़ दो, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 और Q2, Q1 क्या है, आवेश है, और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, गुलाम होता है, तो ये हो जाएगा गुलाम, गुलाम लिख दूँ तो गुलाम इंटू गुलाम, गुलाम का स्क्वायर होगा अपान, ये बल है एफ, एफ है ना, बल है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और आर है दूरी है, और दूरी के लिए मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यदि इसका विमीय सूत्र आ गया सर, तो ये तो क्या हो गया, ये तो मात्रक हो गया इसका, है ना, एसआई मात्रक। अब अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र क्या होगा सर, तो विमीय सूत्र बेटा देखो ऐसा होता है, विमीय सूत्र क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो ध्यान से देख लिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फार्मूला हमको ये मिला था हाँ या ना, देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर, ये तो विमाहीन राशि है, छोड़ दो। अब देखो ना, ये आवेश है, और आवेश मतलब कुलाम, देखो कुलाम, कुलाम का कितना होता है, ध्यान से देखो, आवेश का देखोगे आप तो ये होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है बेटा 80। ठीक है, फिर आवेश है तो इसका फिर से क्या होगा, 80 होगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में, अब देखिए न्यूटन है, न्यूटन का कितना होता है, तो न्यूटन का होता है mLT पावर -2, mLT पावर -2, न्यूटन का क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, mLT पावर -2 होता है, और ये m है तो m का कितना होगा, L पावर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे अगर न्यूटन का नहीं पता तो न्यूटन का आप निकाल सकते हैं, न्यूटन का कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ जगह मैं बता देता हूँ न्यूटन का कैसे निकालते हैं। न्यूटन यानी कि बल, बल क्या होता है, बल बराबर कितना होता है, बल गुना बल बराबर क्या होता है, क्या होता है, बल बराबर हमने देखे थे m इंटू ए, है ना, F = m होता है, मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा कितना होगा, द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान मतलब m, ठीक है, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान के लिए m रिप्रेजेंट करेंगे। अब त्वरण है तो इंटू, त्वरण के लिए अगर मैं बात करूं तो त्वरण का कितना होता है, त्वरण को हम क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर है को त्वरण कहते हैं, तो वेग को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, वेग क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस, है ना, तो क्या होगा, L अपॉन कितना होगा, T होगा। ठीक है, और ये कितना होता है, LT पावर, वेग के लिए कितना है, LT पावर -1, तो ये T और T होगा, T ऊपर जाएगा तो -2 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू m, और ये T ऊपर जाएगा तो LT पावर -2, तो सो आई राइट नाउ ml, देखो T पावर -2 लिख दिया था क्या, -2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इज इक्वल टू 80 इंटू 80, ये a स्क्वायर T स्क्वायर होगा, अपान में ये हो जाएगा ml, और ये L पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये T पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो हो जाएगा m इनवर्स हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L पर भी -3 की पावर, T ऊपर जाएगा, देखिए निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो a पावर कितना हो जाएगा, ml, ठीक है, a पावर, अब देखो ना a पावर कितना होगा, a पावर 2, है ना, तो ये T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और T ऊपर जाएगा तो T पावर 4। ठीक है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको विमीय सूत्र वगैरह याद नहीं है, और अगर एसआई मात्रक याद नहीं, तो आप एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सरलता से समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, ऐसी वीडियो रोज़ाना अब आपको मिलते रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।